नमस्कार साथियों, इंडियन पॉलिटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास में उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स। तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं हम। तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का तात्पर्य है कि ऐसे अधिकार या ऐसे राइट्स जिनका एक तरह से मनुष्य के व्यक्तित्व से संबंध है और उनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। अर्थात मूल अधिकार अर्थात ऐसे अधिकार ऐसा अधिकार जिसके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मूल अधिकार उसको देने ही पड़ेंगे। तो ऐसे अधिकार जिनके बिना या जिनके अनुपस्थिति में या जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है, तो उन अधिकारों को, मतलब ऐसे अधिकार जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या करेगा, अपने व्यक्तित्व का मतलब एक तरह से विकास कर पाएगा। साथ ही साथ दूसरी इनकी एक विशेषता ये होती है कि ऐसे अधिकारों को संविधान में स्थान दिया जाता है। क्या दिया जाता है? संविधान में इनका उल्लेख किया जाता है। संविधान में इनको क्या दी जाती है, जगह दी जाती है या स्थान इनको दिया जाता है। साथ ही साथ स्थान देने के साथ ही साथ इनके संरक्षण की व्यवस्था भी होती है। अगर राज्य द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षण की व्यवस्था अर्थात संरक्षण की व्यवस्था, तो अगर राज्य इन अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो क्या होगा, इनका अतिक्रमण अगर करता है तो क्या होगा, व्यक्ति को ये अधिकार होगा, ये व्यक्ति के पास में ये व्यवस्था होगी कि वो कोर्ट की शरण में जा सके। तो ऐसा अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व अर्थात उसकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, उसके बिना उसका व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। साथ ही साथ इनको संविधान में स्थान दिया जाता है और साथ ही इनके संरक्षण की व्यवस्था भी की जाती है। अगर व्यक्ति इन अधिकारों का उपयोग करता है और अगर ये नहीं है तब क्या होगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। तो ऐसे अधिकार जैसे अपने संविधान में भाग 3 में, भारतीय संविधान है उसके भाग 3 में, भारतीय संविधान जो है उसके भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में क्या है, 6 मूल अधिकार। वर्तमान में उस टाइम मूल जो संविधान था उसमें तो कितने थे, मूल संविधान में तो 7 मूल अधिकार दिए गए थे। मूल संविधान में कितने थे, 7 थे। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। कितने हैं, वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। एक जो अधिकार है संपत्ति का अधिकार भी व्यक्ति को पहले था, उसको हटा करके अब वो संवैधानिक या मौलिक अधिकार के रूप में नहीं होकर के एक विधिक अधिकार के रूप में है। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इन मौलिक अधिकारों को। तो अभी तक हमने जाना है कि मूल अधिकार है क्या। ऐसा अधिकार या ऐसे अधिकार जिनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। साथ ही साथ इन अधिकारों को संविधान में स्थान दिया जाता है और इनके संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। अगर राज्य के द्वारा इन व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन किया जाता है, अतिक्रमण किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, तो व्यक्ति को ये अधिकार होगा कि वो कोर्ट की शरण ले सके और न्यायालय क्या करेगा, फिर उसकी जांच करेगा और वाकई में अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो कोर्ट क्या करेगा, उस पर रोक लगाएगा। तो इस प्रकार हमने जाना कि मूल अधिकार है क्या, अर्थात ऐसा अधिकार है जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। अब इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मूल अधिकार हैं। तो एक तो जैसे कि अपन ने भाग 3 में उल्लेख है ये जाना, भाग 3 में संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद है 12 से 35। कौन से अनुच्छेद है, 12 से 35 के बीच में। तो अपन अनुच्छेद के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, साथ में अपने अनुच्छेद भी क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो अनुच्छेद 12, तो यहाँ पे सबसे पहले अनुच्छेद 12 में क्या है वो जानते हैं। अनुच्छेद 12 में स्टेट अर्थात राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में क्या है, स्टेट अर्थात
स्टेट अर्थात राज्य की परिभाषा दी गई है। स्टेट का मतलब राज्य, क्योंकि व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है उनका हनन राज्य के द्वारा ही किया जाएगा। तो राज्य के मतलब इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अब राज्य में कौन कौन से या स्टेट में कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं वो शामिल होगी उसकी बात करें तो देखिए, भारत सरकार इसमें शामिल होगी, भारत की संसद इसमें शामिल होगी, राज्य सरकार इसमें शामिल होगी, राज्य का विधानमंडल शामिल होगा, स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायती राज वगैरह है वो इसमें शामिल होंगे, है ना, पंचायत वगैरह, जिला पंचायत वगैरह, बोर्ड वगैरह वो होंगे। साथ ही साथ अन्य कोई भी अधिकारी, सरकारी अधिकारी, कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी जो होगा, गवर्नमेंट ऑफिसर होगा वो इसमें शामिल होगा, गवर्नमेंट ऑफिसर होगा वो इसमें शामिल होगा, गवर्नमेंट ऑफिसर जो भी होगा वो इसमें शामिल होगा। अर्थात कोई भी जो चाहे भले ही वो गवर्नमेंट मतलब छोटे से छोटी पोस्ट पे हो, चाहे राष्ट्रपति की पोस्ट पे हो, सारे के सारे लोग क्या होंगे, वो राज्य में शामिल होंगे। राज्य का मतलब है कोई भी ऐसी संस्था या ऐसा प्राधिकारी, कोई भी ऐसी संस्था या ऐसा प्राधिकारी जो क्या कर सकता है, व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने की स्थिति में हो और वो गवर्नमेंट की किसी पोस्ट पे हो, वो क्या माना जाएगा, वो एक तरह से शासकीय शक्ति या संपूर्ण शक्ति के रूप में प्रयोग करने के मतलब पोस्ट पे हो, तो वो उस मौलिक अधिकार या जो मौलिक अधिकार है व्यक्ति के, उनका हनन कर सकता है। तो उसको राज्य की परिभाषा में 12 में क्या दिया है, अपन को इतना जानना है कि अनुच्छेद 12 में क्या है, 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा। राज्य को डिफाइन किया गया है कि राज्य की जो परिभाषा है या राज्य का जो अर्थ है संविधान के अनुसार उसमें कौन कौन शामिल होंगे। तो उसमें भारत सरकार शामिल होगी, संसद के दोनों सदन शामिल होंगे, उससे जुड़ी हुई संस्थाएं शामिल होगी, साथ ही साथ राज्य सरकार, राज्य के विधानमंडल और फिर नगर पालिकाएं, पंचायती राज वगैरह ये सारी संस्थाएं शामिल होगी। मतलब कहने का ऐसा कोई भी पोस्ट वाला व्यक्ति भी इसमें शामिल होगा, चाहे वो चपरासी की पोस्ट पे ही क्यों नहीं हो, गवर्नमेंट पोस्ट पे धारी जिसके पास में पावर हो किसी भी प्रकार का और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन वो कर सकता हो। तो इस प्रकार इसमें इस प्रकार साथ ही साथ जैसे LIC इसमें दिया है, ONGC सेल, ये इनके उदाहरण दिए। ये संवैधानिक या वैधानिक जो आयोग, कमीशंस वगैरह होते हैं ये भी इसमें आएंगे, ये भी इसमें आएंगे, आयोग वगैरह, आयोग या फिर इसमें जैसे कमीशन वगैरह ये भी इसमें शामिल होंगे। तो राज्य की जो परिभाषा है वो विस्तृत परिभाषा है, अर्थात ये सारे जो संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट से प्लस इनके जो ऑफिशियल वगैरह होते हैं वो सब इसमें आएंगे। तो 12 में क्या है, अनुच्छेद 12 में अपन ने जाना कि अनुच्छेद 12 में क्या है, अपन को इतना याद रखना है कि उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है जिसमें ये सभी लोग शामिल होंगे। इसी प्रकार अनुच्छेद 13, अब अगर इनमें से अपन ने जाना कि अनुच्छेद 12 में इतने सारे जो लोग हैं वो सब राज्य है। अब अगर अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य द्वारा अगर ये शब्द आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, राज्य द्वारा ये वर्ड आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसके मतलब हुआ कि वो जितने अधिकारी, जितने संस्थाएं जिनका जिक्र अपन ने अभी किया है उनके द्वारा मतलब एक तरह से अतिक्रमण किया जाता है मौलिक अधिकारों का, तो वो क्या, उसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है, उसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है ना। अब अगर चुनौती दी जाएगी उस पर्टिकुलर कोई, जैसे कोई एक्ट बनाया या जैसे कुछ भी, तो उसमें क्या होगा, चुनौती दी जाएगी कोर्ट में, उसको चैलेंज किया जाएगा, वहाँ पे कोर्ट उसको देखेगा कि जो कानून बनी है उसको देखा जाएगा और उसका फिर एग्जामिन किया जाएगा। अब इसमें अगला जो अनुच्छेद है वो है 13, अनुच्छेद 13, ये भी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 13। और इसमें क्या है, इसमें निकल करके आता है एक न्यायिक समीक्षा की बात, इसमें से निकल कर जुडिशियल रिव्यू जो है वो इसी से निकल करके आता है, न्यायिक समीक्षा। तो अनुच्छेद 13 के 2 पार्ट है। पार्ट 1 जो है वो ये कहता है, पार्ट 1 जो इसका है वो ये कहता है 13
कि अगर राज्य द्वारा, राज्य की परिभाषा में वो सब आएंगे जिनका जिक्र अपन ने अभी किया है कि राज्य द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का या मूल अधिकारों का अगर हनन किया जाता है तो राज्य को इस कार्य को या ऐसी कोई विधि बनाई है तो उसको क्या किया जा सकता है, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और कोर्ट क्या करेगा, फिर न्यायिक समीक्षा करेगा, देखेगा कि ये जो कानून बना है वो अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं, संविधान प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत आता है कि नहीं। अगर संविधान के जो शक्तियां हैं, संवैधानिक दायरा जो है उसका अतिक्रमण करके ऐसा कोई कानून बनाया गया है, तब क्या होगा, न्यायिक समीक्षा के तहत, जुडिशियल रिव्यू के तहत क्या करेगा कोर्ट, उसको उस विधि को या उस विधि के किसी पार्ट को क्या करेगा, विधि शून्य या इसको एक तरह से अवैध घोषित कर देगा। क्यों कि वो उसने क्या किया है, भाग 3 राज्य के मतलब संविधान का जो मौलिक अधिकार वाला पार्ट है भाग 3 उसका अतिक्रमण किया है। तो अपन ने इसमें जाना 13 के तहत अपन का क्या मिलता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार मिलता है, ये जाने। दूसरा इसी का पार्ट 2 है, 13(2) में क्या है, अगर ऐसी कोई विधि अर्थात ऐसी कोई भी कानून बनाता है, जो मैंने अभी जिक्र किया है वही चीज़ इसमें लैंग्वेज में लिखी है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में क्या करती है, हस्तक्षेप करती है या उनमें उनका उल्लंघन करती है या मूल अधिकारों में कमी करती है। अगर इसके तहत ऐसी कोई विधि बनती है, अनुच्छेद 13(b) या 2 इसके तहत ये न्यायिक समीक्षा का पोर्स उसको एक तरह से मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट को। और तो ऐसी विधि अगर बनाती है तो उसको क्या होगी, वो शून्य होगी। अगर पूरी विधि मान लीजिएगा उस टाइप से अतिक्रमण नहीं करती है, पर्टिकुलर कोई विधि का या कानून, विधि का मतलब है कानून का कोई पर्टिकुलर पार्ट है वही इसका उल्लंघन करता है, तो भाग 3 का उल्लंघन करता है अर्थात मूल अधिकारों को कम करता है, तो वो पर्टिकुलर पार्ट है वहां तक शून्य का मतलब क्या है, अवैध होगी, वो मान्य नहीं होगी, है ना, तो शून्य होगी। तो इससे अपन को 13 क्या पता चला, मूल अधिकार मतलब अनुच्छेद 13 से क्या पता चला अपन को, 13 से अपन को ये पता चला कि इसमें न्यायालयों की जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है उसके बारे में अपन को पता चला। न्यायिक समीक्षा की जो पावर्स है अर्थात जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है कोर्ट के पास में, उसका हमें पता चलता है। तो 12 में क्या था, राज्य की परिभाषा थी, 13 में क्या है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में निकल करके सामने आती है बात, तो हम जान ली चुके हैं। अब आगे पढ़ेंगे मूल अधिकारों से संबंधित ये अनुच्छेद, जैसे 14 से 18 तक में कौन सा है, समानता का अधिकार है। 12 से 35 तक अपन को पढ़ना है, इसमें भाग 3 में 12 से 35 तक के अनुच्छेद शामिल है। तो 12 और 13 अपन जान चुके हैं, 12 और 13 अपन जान चुके हैं। अनुच्छेद 12 में क्या था, राज्य की परिभाषा थी। 12 में क्या था, राज्य की परिभाषा थी, जिसको अपन जान चुके हैं कि राज्य में कौन कौन शामिल होंगे, ये जान चुके हैं। अनुच्छेद 13 में क्या था, अनुच्छेद 13 में था न्यायिक समीक्षा की बात आई, न्यायिक समीक्षा। और न्यायिक समीक्षा क्या है वो अपन ने जान ही लिया कि अगर राज्य के द्वारा मूल अधिकारों को अतिक्रमण करने वाली कोई विधि बनाई जाएगी तो उसका कोर्ट क्या करेगा, उसका कोर्ट है वो जांच करेगा, और अगर वो जांच में फेल होती है, देखा जाएगा वो सही नहीं है, तो उसको क्या करेगा, कोर्ट है वो शून्य घोषित कर देगा, है ना। इस प्रकार अब आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 14 पे चलते हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में क्या है, समानता का अधिकार है, राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, समानता का या समता का अधिकार है। डिटेल में भी इसको अभी अपन पढ़ेंगे। इसी प्रकार 18 तक ये है, और फिर आगे स्वतंत्रता का अधिकार है, वो 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिर इसी प्रकार 23 और 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि किसी को अभी शोषण नहीं किया जा सकता। फिर आगे
24 से 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अर्थात व्यक्ति को किसी भी धर्म का अनुयायी होने और उसकी पूजा पाठ या धर्म को अपनाने का अधिकार है। फिर 29 से 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है। और अनुच्छेद 32 में क्या है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो प्रदान किया गया है। तो ये अपन पढ़ेंगे। 12 में अपन जान चुके हैं, 13 में क्या है वो अपन जान चुके हैं, साथ ही साथ 14 अभी अपन इसको डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो ये 6 प्रकार के अधिकार हो गए। कौन से हो गए? समता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अगर इनको नंबरिंग करें तो 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर, ये वाला 4 नंबर, ये 5 और ये 6। तो ये 6 वर्तमान में कितने अधिकार है? वर्तमान में 6 प्रकार के अधिकार अपन को प्राप्त है मूल अधिकार के रूप में। वर्तमान में कितने अधिकार है? 6 अधिकार है मूल अधिकार के रूप में, 6 मूल अधिकार है ना। तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। अब इनको अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे पहला नंबर का जो अधिकार है अपना वो है समानता या समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, अर्थात सभी के साथ में समान व्यवहार किया जाएगा, एक जैसे लोगों के साथ एक सा व्यवहार किया जाएगा। इसमें क्या है? पर्याप्त अवसर, अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, अर्थात सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। अवसर किस किस क्षेत्र में? राजनीतिक क्षेत्र में, नागरिक अथवा कानूनी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, इन सब में क्या किया जाएगा? समानता का व्यवहार किया जाएगा, है ना। व्यवहार किस प्रकार का होगा? समता का या समानता का व्यवहार होगा, समानता या समता का व्यवहार किया जाएगा। तो इसके बारे में अब आगे अपन डिटेल में और देखते हैं कि क्या क्या इसका जो राजनीतिक समानता की बात करें अगर, तो लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक समानता जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य क्या करेगा? किसी भी व्यक्ति के साथ पूरे भारतवर्ष में किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये 2 टर्म यूज हुए हैं यहाँ पे, इनको अभी अपन जानेंगे। एक तो विधि के समानता, दूसरा है विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इनका क्या मीनिंग होता है वो भी अपन जानेंगे अभी। तो राजनीतिक समानता, लोकतंत्र जो होता है उसमें राजनीतिक समानता जरूरी है। राजनीतिक समानता का मतलब क्या है? आपको वोट डालने का अधिकार है। राजनीतिक समानता का मतलब क्या है? आपको वोट डालने का अधिकार है ना। वोट का अधिकार है आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, आपको प्रचार करने का अधिकार है ना। इस प्रकार ये सारे जो अधिकार है वो राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित अधिकार हो जाएंगे। आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप वोट डाल सकते हैं, आप चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप प्रचार कर सकते हैं, ये सब, या आप राजनीतिक दल बना सकते हैं, आप राजनीतिक दल का निर्माण कर सकते हैं। ये सारे किस में आएंगे? राजनीतिक समानता की बात में आएंगे। अब यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजी यूज होती है, एक तो विधि के समक्ष समानता, दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। इनका जो मीनिंग है वो अपन अभी जानेंगे। जैसे 2 प्रकार के ये शब्द है यहाँ पे यूज होते हैं। एक तो विधि के समक्ष समानता, ये बेसिकली कहाँ से? ये ब्रिटेन से अपनाया गया, ब्रिटेन के संविधान में ये यूज होता है। तो अपन ने कहाँ से अपनाया है? ब्रिटेन से अपनाया। पहले तो ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो एक चीज़ तो ये अपन ने जानी कि ये ब्रिटेन से अपनाया, अपन ने अपने संविधान में ये कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। थोड़ा सा ये नकारात्मक टाइप से है, इसका जो मीनिंग निकलता है वो क्या है? थोड़ा नकारात्मक है, नेगेटिव टाइप में है ना, नकारात्मक। इसका अर्थ जो निकलता है वो नकारात्मक। अब इसका अर्थ क्या है? इसका जो अर्थ है बेसिकली वो जानते हैं। तो इसका अर्थ जो है बेसिकली वो ये है कि विधि के समक्ष समान, मतलब विधि का मतलब है कानून। तो कानून के नज़र में सभी समान है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। कहने का मतलब इनका ये है कि कानून के समक्ष या उसके सामने सब क्या है? समक्ष सभी लोग क्या है? सभी लोग या व्यक्ति क्या है? समान है। कानून क्या करेगा? सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करेगा।
कानून क्या करेगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा, इसका अर्थ ये निकलता है। अब जैसे इसको अगर थोड़ा सा समझने के हिसाब से देखें एक एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे दो व्यक्ति है, इसके हिसाब से क्या है कि जैसे और मान लीजिएगा एक व्यक्ति विकलांग है उसमें से, और एक है सक्षम है, एक तरह से हष्ट पुष्ट है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है। तो नैतिकता का तकाजा भी ये कहता है और मानवता का लिहाज से भी ये कहता है कि जो दोनों में दो ही सीट है, अब किसको सीट दी जाए, तो नैतिकता और मानवता का तकाजा ये है कि जो विकलांग है, जो सक्षम नहीं है, शारीरिक रूप से असक्षम है, उसको वो सीट देनी चाहिए। लेकिन ये क्या कहेगा, विधि के समान संरक्षण, ये ब्रिटेन से अपन ने अपनाया है और थोड़ा सा क्या है नेगेटिव है। इसके हिसाब से क्या होगा कि दोनों को सीट मतलब एक तरह से दी जाए, उसमें वो जो शारीरिक असक्षमता है उसके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये इस टाइप से इसको समझ सकते हैं। दूसरा है विधि के समान संरक्षण, इसका थोड़ा सा इसको अपन ने कहां से लिया है, इसको अपन ने अमेरिकी संविधान से या अमेरिका से अपन ने अपनाया है। ये इसको अपन ने कहां से लिया, अमेरिका से। पहले वाले को अपन ने ब्रिटेन से अपनाया, इसको अपने अमेरिका से। दूसरी चीज इसमें जो है वो ये है कि इसका थोड़ा सकारात्मक अर्थ निकलता है। ये थोड़ा क्या है, सकारात्मक है, एक तरह से अफर्मेटिव या इस टाइप से कह सकते हैं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वे में। इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ यह निकलता है कि समान परिस्थितियों में समान संरक्षण, मतलब एक तरह से समान परिस्थितियों में व्यक्ति के साथ में समान संरक्षण दिया जाएगा। एक जैसी परिस्थितियों में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। एक जैसी परिस्थिति है तब क्या होगा, एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। जैसे बच्चा है तो उसमें देखा जाएगा और बड़े के साथ में देखा जाएगा। इसी के माध्यम से ये जो सकारात्मक कदम जो उठाए गए अपने संविधान के माध्यम से, सकारात्मक जो कदम उठाए गए हैं, अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कदम जैसे उठाए गए हैं अफर्मेटिव एक्शन के रूप में, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था भी आती है, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था अपने यहाँ पे की गई है इसके माध्यम से, तो वो इसके माध्यम से ही निकल करके आती है। जैसे बच्चे हैं या महिलाएं हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान राज्य करता है तो वो इसके तहत ही करेगा। क्यों कि उनके साथ समान परिस्थितियों में ही तो समान व्यवहार किया जा सकता है। परिस्थितियां अगर समान नहीं है व्यक्ति के साथ में, तब उसका समान संरक्षण कैसे होगा। तो कानून क्या करेगा, समान परिस्थितियों में समान संरक्षण देगा या समान व्यवहार करेगा। तो इन दोनों का अर्थ है वो अपन ने जाना कि विधि के समक्ष समानता क्या है और विधियों का समान संरक्षण क्या है, ये अपन ने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 वो क्या कहता है कि वो कहता है कि धर्म, मूल वंश, अर्थात धर्म के आधार पे मूल वंश, किसी का कोई वंश वगैरह है तो उसके आधार पे, ओरिजिन के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे राज्य क्या करेगा, किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। व्यक्ति के बीच में या व्यक्तियों के मध्य राज्य क्या करेगा, धर्म, मूल वंश, जाति, इन सब के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात अनुच्छेद 14 क्या करता है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पे जो भेदभाव होता है उसका निषेध करता है, उसको रोकने का कार्य करता है। मतलब एक तरह से कि ऐसा विभेद नहीं करने का निर्देश देता है। किसको, राज्य को। राज्य व्यक्तियों के साथ में समान व्यवहार करेगा। यही क्या है, समानता का अधिकार या समता का अधिकार है कि राज्य व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा और भेदभाव के जो आधार है वो इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 के तहत विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, है ना, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ संविधान का आधारभूत ढांचा है। अर्थात कानून के रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ कि जो
शासन है वो किस हिसाब से चलेगा, रूल ऑफ लॉ का मतलब है वो कानून के हिसाब से चलेगा। शासन किसके हिसाब से चलेगा, कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार चलेगा। शासन क्या करेगा, विधि के अनुसार ही चलेगा, विधि के अनुसार ही चलेगा। ऐसे कोई अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। शासन है वो कानून शासन के अनुसार ही चलेगा। और ये जो विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ है, वो किसका, आधारभूत ढांचे का पार्ट माना गया है। आधारभूत ढांचा क्या है, इसको अभी अपन जानेंगे आगे कि संविधान की कुछ विशेषताएं इस प्रकार की है, व्यवस्थाएं कि उनको बदला नहीं जा सकता। तो ये रूल ऑफ लॉ है वो उसका पार्ट है। इसको अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित भी नहीं किया जा सकता। जो आधारभूत ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कोई एक बिल्डिंग होती है तो उसका एक बेस होता है, उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, अगर उसको गिरा दिया जाए, उसमें अगर डैमेज किया जाए तो क्या होगा, वो बिल्डिंग रह नहीं पाएगी, वो क्या करेगी, कोलैप्स कर जाएगी, ढह जाएगी। तो हमारे संविधान का भी कुछ क्या है, बेसिक आधारभूत ढांचा है, कुछ उसकी मतलब एक तरह से बेसिक आधार है उसका। उस आधार को क्या कर सकते हैं, उसको खत्म नहीं कर सकते, उसको संशोधित नहीं कर सकते। उसको अगर खत्म कर दिया, उसको संशोधित कर दिया तो क्या होगा, उसको संशोधित नहीं किया जा सकता, उसको संशोधित नहीं किया जा सकता। उसको संशोधित करने का मतलब ही ये है कि वो खुद अपने आप में ही खत्म हो जाएगा, संविधान ही खत्म हो जाएगा। तो आधारभूत ढांचा है, ये एक डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती वाद 1973 में दिया गया। तो उसमें अभी डिटेल में और पढ़ेंगे इसको आगे अपन जब पढ़ेंगे। तो ये इसके तहत ये रूल ऑफ लॉ है वो भी इसमें शामिल होता है। अब यहाँ पे जैसे इस अनुच्छेद में व्यक्ति वर्ड यूज हुआ है, व्यक्ति शब्द यूज हुआ है, तो उसका तात्पर्य क्या है वो जानते हैं। तो भारत में रहने वाला, चाहे भारतीय हो या विदेशी, तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी, चाहे भारतीय हो या विदेशी, विधि के समान संरक्षण का वो हकदार होगा। ये मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, ये भारतीय और विदेशी दोनों पे लागू होता। ये अनुच्छेद जो है ये भारतीय और विदेशी दोनों पे लागू होता है। ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14, ये दोनों पे लागू होता है, चाहे व्यक्ति भारत का हो चाहे विदेशी हो। भारत के राजनीतिक क्षेत्र में वो रहता है तो ये दो उस पे लागू होगा। समान इसी टाइप से इससे मिलता जुलता है कि ये एग्जाम्पल है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। एक जैसा कार्य अगर दो व्यक्ति करते हैं तो उनको वेतन भी क्या करना पड़ेगा, समान एक जैसा देना पड़ेगा। ये भी इसमें आता है, ये भी अनुच्छेद 14 का उदाहरण है एक तरह से। जैसे बहुत सारे संस्थानों में होता है कि महिलाओं को रखा जाता है सेम कार्य के लिए और पुरुष को रखा जाता है, लेकिन उनके वेतन में क्या होता है, उनके वेतन में क्या होता है, भेदभाव किया जाता है। उनके साथ में क्या होता है, दो व्यक्ति जैसे पुरुष महिला, तो उनके बीच में विभेद नहीं किया जा सकता, अर्थात उनको इक्वल वेतन ही देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण हो रहा है। अगर सेम वेतन नहीं है, उनका वेतन होगा एक समान होगा। वेतन क्या होगा, एक समान कार्य के लिए वेतन भी क्या होगा, वेतन भी एक जैसा होना चाहिए। वेतन में विभेद नहीं किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा किया जाता है तो वो अनुच्छेद 14 के तहत जो समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे विभेद का प्रतिषेध ही इसमें किया गया है। इसमें भी वही चीज़ की गई एक तरह से। और ये जो अधिकार है केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। अगर कोई विदेशी व्यक्ति दावा करता है तो ये विदेशी को प्राप्त नहीं है। ये क्या है, ये विदेशी को प्राप्त नहीं है, अर्थात विदेशी व्यक्ति को ये नहीं मिलेगा, केवल भारतीय को ही मिलेगा। भारतीय व्यक्ति है उसको ही ये मिलेगा। विभेद का तात्पर्य है कि दो व्यक्तियों के साथ में अलग अलग प्रकार का व्यवहार वो नहीं किया जा सकता है ना। तो ये इन सब चीज़ के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति है वो मतलब एक तरह से विभेद का निषेध इसमें किया जाता है। लेकिन ये लागू किस पे होगा, केवल भारतीय नागरिक जिनके पास में भारतीय सिटीजनशिप जो है, भारतीय नागरिकता है,
ऊपर ये लागू होगा। कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ आकर के ये नहीं कह सकता कि मैं जैसे कोई अलग धर्म का है या कोई जाति है उसके आधार पे मेरे साथ में भेदभाव क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो उस पर लागू ही नहीं होता है। तो 15 में क्या है, यही सेम चीज़ है, और समता का अधिकार का ही पार्ट है, समानता का अधिकार का ही पार्ट है 14 से 18। फिर अनुच्छेद 15 का पार्ट 1, इसमें मतलब वही है, विभेद किसके बेस पे, जन्म स्थान, धर्म, वंश, जाति, लिंग के अलावा अन्य किसी आधार पे हो तो वह मूल अधिकार के अनुच्छेद से को प्रभावित नहीं करेगा। राज्य निवास और भाषा के आधार पे क्या कर सकता है, विभेद कर सकता है। राज्य क्या कर सकता है, निवेश और भाषा के आधार पे। जैसे अपने पूर्वोत्तर जो राज्य है, पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में ये ऐसा होता है। पूर्वोत्तर जो राज्य है, अपने नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, उसमें ऐसा होता है। वहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ सरकार क्या करती है, राज्य क्या करते हैं, ऐसा नियम कानून बना देते हैं कि वहाँ की जो नौकरी है वो क्या मिलेगी, वहाँ के मूल निवासी को ही मिलेगी, अर्थात उस राज्य का जो निवासी है उसको ही मिलेगी, ऐसा कानून बना देते हैं। या फिर कोई भाषा है, वहाँ की लोकल भाषा है, पर्टिकुलर कोई भाषा है, उसको बढ़ावा दे देते हैं कई बार कि इस टाइप से कि जो व्यक्ति वहाँ की लोकल लैंग्वेज जानता है उसको ही नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी, है ना। तो ये इस प्रकार के जो ये विभेद हुआ एक तरह से। तो जैसे कोई राजस्थान का व्यक्ति, अभी सरकार मान लीजिएगा, राज्य सरकार एक नियम बना दे कि राजस्थानी भाषा जिसको आती है बोलना उसी को हम अपॉइंटमेंट देंगे, मान लो ऐसा नियम बनाती है, इस प्रकार का कोई नियम बनाती है, तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। किस बेस पे कि ये, क्योंकि वो इसमें अपवाद के रूप में आ जाएगा, भाषा के आधार पे, राज्य के निवासी के आधार पे। तो इस टाइप से बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह होता है, उसमें राज्य निवासी का स्टेट कोटा है वो इसी के आधार पे दिया जाता है, मिलता है। फिर अनुच्छेद 15(2), तो अगर इस टाइप से राज्य निवासी के आधार पे, भाषा के आधार पे अगर विभेद या कोई कानून बनता है तो वो 15(1) में ये जो शब्द यूज किए गए थे, इनके तहत उसका विभेद नहीं माना जाएगा, अर्थात वो विभेद के रूप में नहीं काउंट होगा। अब यहाँ पे जैसे 15 के पार्ट 2 के में क्या है, सार्वजनिक स्थान वर्ड यूज हुआ है। तो इसका तात्पर्य क्या है, वह स्थान जहाँ राज्य की जनता का आवागमन होता है, और जैसे पार्क है, स्टेशन वगैरह, अस्पताल वगैरह, ये सार्वजनिक जो स्थान है, पब्लिक पैलेस जो है, इनकी बात इसमें की गई है। पब्लिक पैलेस की बात इसमें कही गई है। तो पब्लिक पैलेस पे किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि पार्क में पर्टिकुलर कोई व्यक्ति या कोई जाति का या कोई निवास का व्यक्ति आ सकता है, पार्क में कोई भी जा सकता है, स्टेशन वगैरह पे कोई भी व्यक्ति जा सकता है, अस्पताल में भी कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए जा सकता है। वहाँ पे उससे जाति, धर्म, वंश या स्थान विशेष के आधार पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो फिर क्या होगा, वो अनुच्छेद 15 के तहत जो समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन है, उसका अतिक्रमण हो रहा है। अनुच्छेद 15(3) ये भी उसी का पार्ट है। राज्य क्या करेगा, राज्य एक तरह से राज्य क्या करेगा, स्त्रियों और बच्चों के लिए, राज्य क्या करेगा, स्त्री और बच्चों के लिए विशेष उपबंध बना सकता है। बच्चों और ये एक तरह से मतलब जैसे यहाँ से ये आरक्षण की व्यवस्था निकल करके आ जाती है, इसके माध्यम से आरक्षण या विशेष प्रावधान जब किया जाता है तो जैसे महिलाओं को आरक्षण दिया जा सकता है, बच्चों के लिए कुछ विशेष किया जा सकता है राज्य के द्वारा, तो उसको क्या करेंगे, उसको विभेद नहीं मानेंगे, उसको फिर मतलब एक तरह से उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि 15(3) है वो ये उल्लेख करता है। 15 का जो सेक्शन 3 है, अनुच्छेद 15 का सेक्शन 3 है, वो ये उल्लेख करता है कि राज्य क्या कर सकता है, राज्य कुछ विशेष उपबंध कर सकता है, किसके लिए, महिला और बच्चों के लिए, या फिर कोई पर्टिकुलर सेक्शन है उसके लिए। तो इससे फिर आरक्षण की जो व्यवस्था है वो निकल करके आ जाती है। महिला और बच्चों के लिए राज्य को कुछ विशेष करने का अधिकार मिल जाता है ना, बच्चों के लिए, तो इनके लिए जो व्यवस्था होती है वो की जा सकती है। इसी प्रकार ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो बनाया गया है वो इसके तहत बाद में बनाया गया महिलाओं के लिए। इसी प्रकार बाल आयोग भी बनता है। बाल आयोग जो बना है, राष्ट्रीय बाल आयोग,
वो भी बना है, तो इस टाइप से वो भी बनाया गया, उसको चैलेंज नहीं कर सकते आप बाद में कि ये अनुच्छेद समानता का अधिकार है वो उसका उल्लंघन हो रहा है, क्यों कि वो इसके तहत आ जाता है ऑलरेडी। अब इसी में जैसे ये 93वां संविधान संशोधन जो एक्ट हुआ था, उसमें एक अनुच्छेद में ये खंड 5 इसमें जोड़ा गया, खंड 5 इसमें जोड़ा गया, और इसमें फिर क्या किया गया, उल्लेख के सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग है, नागरिक है, जो पिछड़े नागरिक है, उनको एक तरह से कोई एक्ट उनकी संबंधित या उनकी उन्नति के लिए, ये एक तरह से रिजर्वेशन का ही मामला है, आरक्षण वाला ही, ये क्या है, आरक्षण वाला ही मामला है यहाँ से, कि इसके तहत अगर कोई राज्य क्या करेगा, जो पिछड़े वर्ग है, सामाजिक और शैक्षणिक एजुकेशनल दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग है, उनको आगे लाने के लिए राज्य क्या करेगा, कोई पॉलिसी बनाता है, उनको आरक्षण देता है, तो वो क्या करेगा, एक तरह से उनको फिर रोका नहीं जा सकता, उसको ये कह करके रोका नहीं जा सकता कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो मतलब एक तरह से ये पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े जो वर्ग है उनके लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की जाती है वो क्या होगी, वो समानता के अधिकार का उल्लंघन के रूप में नहीं देखी जाएगी, क्यों कि वो राज्य ये ऐसा कर सकता है। अब 19 में क्या है, अभी जैसे अपन आगे पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार है, तो वो इसके तहत उसका उल्लंघन भी नहीं माना जाएगा। पिछड़े वर्गों के लिए राज्य क्या करेगा, इस प्रकार के कानून बना सकता है। अभी जैसे आगे बढ़ के इसमें फिर और जोड़ा गया, 15 में सेक्शन 6 जोड़ा गया, 15 का सब सेक्शन 6 जोड़ा गया। उसमें क्या है, फिर उसमें भी सेम चीज़ है, उसमें वही चीज़ है, उसमें जो EWS का रिजर्वेशन दिया गया है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, EWS का जो रिजर्वेशन है वो यहाँ से निकल करके आता है, EWS आरक्षण। तो ये जो आर्थिक दृष्टि से कुछ पिछड़े वर्ग है उनके लिए जो व्यवस्था की गई है वो यहाँ से निकल करके आएगी। सेम जो ओबीसी के लिए किया गया था पहले, सेम जो ओबीसी के लिए किया गया था, ओबीसी या पिछड़ों के लिए जो किया गया था, वो सेम वैसी की वैसी व्यवस्था राज्य के द्वारा क्या है, इस EWS के लिए भी की गई है। EWS का जो आरक्षण है वो इसी प्रकार निकल करके आता है, और इसको भी कोर्ट में इस टाइप से चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे कोई अगर कहे कि मैं हमारे स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो इसमें नहीं आएगा, है ना, इसमें नहीं आएगा। इसी प्रकार EWS के लिए भी ये राज्य के आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए भी EWS आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 16 में क्या है, अवसर की समानता, क्या है, अवसर की समानता की बात इसमें कही गई है कि राज्य क्या करेगा, लोक नियोजन प्राइवेट की बात नहीं है यहाँ पे, लोक नियोजन अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के राज्य द्वारा संचालित जो पोस्ट हैं उस पे जो मतलब अवसर होगा देने का, एक तरह से पोस्ट वगैरह, उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे पदोन्नति है, पदोन्नति, वेतन है, ये सब अवकाश, पेंशन आदि बातों को भी इसमें शामिल किया जाता है। अवसर की समानता की बात की गई है, लेकिन कहाँ पे, लोक नियोजन, राज्य लोक नियोजन की बात है। नियोजन का मतलब होता है कोई सर्विस वगैरह प्रदान करना, तो लोक नियोजन पब्लिक सर्विसेज वगैरह है उसमें ये लागू होगा, प्राइवेट में ये लागू नहीं होगा। किसी व्यक्ति या किसी प्राइवेट व्यक्ति को ये आप बाध्य नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर वर्ग को आरक्षण दें आप। तो ये अधिकार किसको प्राप्त है, केवल भारतीयों को प्राप्त है। कोई विदेशी आकर के ये नहीं कह सकता, केवल भारतीयों को, है ना, कोई विदेशी आकर के ये नहीं कह सकता कि हमें भी ये अधिकार है कि हम भी यहाँ की IAS का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हम भी बैठेंगे और हमें भी रिजर्वेशन दिया जाए, ये नहीं कह सकता। राज्य लोक नियोजन में क्या करेगा, अवसर की समानता देगा, एक तरह से अवसर देगा, अवसर की समानता। तो ये अनुच्छेद 16, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 16। यह अनुच्छेद 16 क्या करता है, लोक सेवाओं में, लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है, और केवल भारतीय नागरिकों को ही यह अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 16(4) के अनुसार जो पिछड़े राज्य मतलब वर्ग है उनका प्रतिनिधित्व अगर राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है तो क्या करेगा, उनको विशेष उपबंध या नियुक्तियों में, पदों में आरक्षण वगैरह देने का अधिकार, विशेष उपबंध करने का अधिकार दिया जा सकता है।
तो ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, उसी का पार्ट है। इसमें 2 शर्तें जरूर ये कोर्ट के द्वारा बाद में रखी गई थी कि पिछड़े वर्ग हो, साथ ही साथ पिछड़े वर्ग की परिभाषा इसमें नहीं दी गई है। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसको पिछड़ा माने, किसको पिछड़ा नहीं माने। ये अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। अनुच्छेद 16(4) में सामाजिक और शैक्षणिक शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है, किंतु पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, मतलब कहने का ये जो आते हैं खंड 15 के खंड 4 में नहीं आते हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। ये इसमें एक तरह से मतलब इनकी परिभाषा तो नहीं दी गई है, लेकिन ये 2 बातें यहाँ पे जिक्र इनका किया गया है कि जो मतलब ये पिछड़ा कौन है ये तय कौन करेगा, तो इसके लिए कमीशन वगैरह बनाया जाता है, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाता है, वो उसकी जांच करता है और राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो इस टाइप से इनको तय कर सकता है। ये जो मंडल आयोग बना था, मंडल आयोग ये पिछड़े वर्ग किसके लिए बना था? पिछड़े ओबीसी के लिए बना था, पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए बना था, तो ओबीसी से आयोग है। ये जनता दल की सरकार ने बनाया था, मोरारजी देसाई ने बनाया था उस टाइम। फिर इसके जो प्रमुख थे आयोग के चेयरमैन कौन थे? बीपी मंडल थे। बीपी मंडल की अध्यक्षता में ये बनाया गया था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की और इसने अपनी सिफारिश जब सौंपी, उसके बाद में भारतीय राजनीति पूरी से मतलब पिछड़े वर्ग को के इर्द गिर्द एक तरह से राजनीति घूमने लग गई, राजनीति पूरी तरह से यहाँ से बदल गई। अब ये पिछड़े वर्गों को जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया तो राजनीति की दिशा है वो भी पूरी तरह से एक तरह से बदल गई थी। तो मंडल आयोग का संबंध किससे है? ओबीसी आरक्षण से संबंधित है। इसी ने ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की थी, तो ओबीसी आरक्षण से संबंधित ये मंडल आयोग का, और इसके जो अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे। वीपी सिंह के समय इसको लागू किया गया था। अनुच्छेद 16(4) में सामाजिक जो पिछड़े हैं उनकी बात की गई है, सामाजिक पिछड़े हैं उनकी बात इसमें कही गई है। अब कोई जाति पर्टिकुलर कोई कास्ट है तो उसको आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कैसे तय होगा? वो तभी तय होगा जब राज्य सेवाओं में उसका प्रतिनिधित्व है वो कम हो, अर्थात तो उसकी जनसंख्या है उसके अनुसार उसका प्रतिनिधित्व नहीं है, तब क्या होगा? उनको इस प्रकार आरक्षण मिल सकता है। अनुच्छेद 16(5) में धार्मिक संस्था, अगर कोई धार्मिक संस्था है वो अपने जो संस्थान को चलाती है तो उस संस्थान में धर्म से जुड़े हुए व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकती है। अगर ऐसा किया जाता है तो वो क्या है? वो एक तरह से मतलब जो समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं होगा। अगर ऐसा किया जाता है तो समता के जो अधिकार है समानता का उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ये उसका उल्लंघन नहीं होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि पर्टिकुलर उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ये इसमें कहा गया एक तरह से। तो ये इस प्रकार की नियुक्ति की जा सकती है। कोई धर्म से जुड़ी हुई संस्था है वो धर्म से जुड़े हुए व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकते हैं, उसको चैलेंज नहीं कर सकते अपन इस टाइप से कि हमारे समानता का अधिकार का उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 16(6), अनुच्छेद 16(6) इसमें फिर वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण से ही जुड़ा हुआ है। ये वापिस ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है उसी से जुड़ा हुआ है। आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं अर्थात ईडब्ल्यूएस, उनके लिए राज्य क्या करेगा? राज्यों के अधीन जो नियुक्तियां होती है आरक्षण के उपबंध कर सकता है, उसको करने से, ऐसा करने से ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने से नहीं रोका जा सकता। ये कितना होगा? 10% तय किया गया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो कितना? 10% तय किया गया है। किसके लिए? आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं। किन के लिए है ये? आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक रूप से पिछड़े जो है उनके लिए ये किया गया है। सामाजिक शैक्षणिक नहीं, आर्थिक रूप से, और जिनको दूसरे किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है उनके लिए ये प्रावधान किया गया है। तो ये नया अनुच्छेद 16 में सेक्शन 6 है, नया ऐड किया गया, जोड़ा गया बाद में। अगला जो है अनुच्छेद 17।
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत अर्थात अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसको छुआछूत का जो है ना, छुआछूत, छुआछूत, छुआछूत जो भेदभाव किया जाता है उसका निषेध किया गया है। छुआछूत का क्या किया गया है, निषेध किया गया, उसको रोक लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का इस प्रकार का आचरण नहीं करेगा। अस्पृश्यता का मतलब क्या है, छुआछूत। कोई इस टाइप से भेदभाव करते हैं ना, कि कोई जाति के आधार पे भेदभाव करते हैं या किसी धर्म के आधार पे भेदभाव या किसी निवास स्थान के आधार पे भेदभाव, तो वो इसमें अलाउ नहीं है, उसका अंत किया जाता है। किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी आचरण है वो उसमें मान्य नहीं है, निषेध किया गया है। तो छुआछूत का निषेध इसमें किया गया अनुच्छेद 17 के तहत। अब इसमें संसद ने आगे चल करके क्या किया, एक एक्ट भी बनाया। 1955 में एक एक्ट बनाया, अस्पृश्यता अधिनियम पारित किया, और 1976 में उसमें क्या किया, संशोधन किया गया और उसको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 नाम उसका चेंज कर दिया गया। एक्ट बनाया गया और एक्ट में ये प्रावधान किए गए, इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि अगर कोई छुआछूत करता है तो उसके विरुद्ध क्या होगा, फिर एक्शन लिया जाएगा। व्यक्ति के साथ में मतलब सार्वजनिक स्थानों पे, ट्रेन में, होटल्स वगैरह में, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा। ना धर्म के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना स्थान के आधार पे, ना रंग के आधार पे, किसी भी प्रकार का कोई भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जो छुआछूत है उसका निषेध किया गया है, उसको रोक लगाने के हिसाब से, है ना, छुआछूत पे रोक लगाने के हिसाब से ये एक्ट भी पारित किया संसद ने। अस्पृश्यता शब्द के अर्थ की व्याख्या नहीं तो संविधान में और नई न्यायालयों में की गई है, किंतु ये माना जाता है जैसे जन्म है, किसी को कोई रोग हो रखा है, व्यक्ति को बीमारी हो रखी है, तो उसके आधार पे भी उसको मतलब एक तरह से अपन भेदभाव नहीं कर सकते। कोई अन्य कारण हो सकता है, कोई कलर के आधार पे भी भेदभाव कर लेता है ना। तो ये सामाजिक बुराई है। ये छुआछूत क्या है, एक तरह से सामाजिक बुराई है जो कि जाति प्रथा पर आधारित होती है। जातीय भेदभाव होता ही आया है मतलब शुरू से ही, तो जाति प्रथा पे आधारित है। और ये छुआछूत या अस्पृश्यता क्या है, सामाजिक बुराई है। और इसको रोकने के लिए क्या किया गया है, एक्ट भी बनाया गया है। इसको रोकने के लिए क्या किया गया है, एक्ट बनाया गया। एक्ट बनाया गया है, सजा का प्रावधान किया गया है। कोई अगर इस प्रकार की एक्टिविटी करता है तो उसको क्या है, सजा का प्रावधान उसमें किया गया है। रोकने हेतु एक्ट बनाया गया है और सजा का प्रावधान भी किया गया है। सजा का प्रावधान, उसमें सजा का प्रावधान भी किया गया है। तो अस्पृश्यता या छुआछूत है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है और इसका अपना संविधान है, उसमें भी उसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में इसको प्रतिषेध किया गया है, निषेध किया गया है ना। अनुच्छेद 17 में इसको क्या किया गया है, अनुच्छेद 17 में उसको रोकने का जिक्र किया गया है कि किसी भी प्रकार का मतलब एक तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 उसमें क्या है, उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत का तात्पर्य क्या है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अनुच्छेद 18 में राज्य किसी भी प्रकार से व्यक्ति को या नागरिक को, विदेशी को सैन्य और शैक्षणिक उपाधि को छोड़ करके, सेना में उपाधि दी जा सकती है कुछ, साथ ही साथ शैक्षणिक जो होता है वो उपाधि हो सकती है। शैक्षणिक या सैन्य उपाधि के अलावा कोई उपाधि नहीं होगी। ये जैसे शैक्षणिक का मतलब क्या, कोई पीएचडी कर ली तो उसको डॉक्टरेट, वो डॉक्टर शब्द लगा सकता है ना। इस टाइप से डॉक्टर होता है तो वो डॉक्टर शब्द लगा सकता है पढ़ लिख करके। तो शैक्षणिक उपाधि अलाउ है। सेना में जैसे उसको पर्टिकुलर कोई जैसे अलंकरण वगैरह दिया जाते हैं तो वो दिए जा सकते हैं। उसके अलावा कोई उपाधि धारण नहीं करेगा, कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। बाद में ये कोर्ट में आगे केस भी आया था, जैसे भारत रत्न वगैरह अपन जब देते हैं, भारत सरकार ने भारत रत्न, ये पद्म पुरस्कार वगैरह, ये भी उसमें बाद में आगे आया था। सामाजिक सेवा के लिए कोई सम्मान या पुरस्कार देने से नहीं रोकेगा।
ये इसके राज्य को ये इसके तहत जैसे भारत रत्न दिया या पद्म पुरस्कार जो दिए जाते हैं, पद्म सीरीज वगैरह है ना, दिए जाते हैं ना पद्म सीरीज वगैरह, तो इनका ये इसमें नहीं आएंगे, मतलब ये इसका अपवाद के रूप में है और ये इसमें नहीं आएंगे, इनको नहीं रोका जाएगा। लेकिन एक ध्यान रखना है, एक तरह से ये समान जो पुरस्कार दिया जाता है वो अपने नाम के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसी को जैसे पद्म श्री मिल गया या भारत रत्न मिल गया तो वो उसका इन टाइटल का उपयोग अपने नाम के साथ नहीं करेगा कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसा वो नहीं करेगा। इनका टाइटल का यूज है वो इस टाइप से नहीं कर सकते, लेकिन राज्य को ये टाइटल देने से इसके तहत रोका नहीं जा सकता। उपाधियों का जो अंत है उसका ये अपवाद के रूप में अपन मान सकते हैं। इसी प्रकार इसका जो 18 अनुच्छेद 18 का चौथा उपखंड में प्रावधान है, इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति अन्य देश से भत्ता, उपहार, सुविधाएं तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक राष्ट्रपति उसको मंजूरी नहीं दे देते हैं। मतलब कहने का ये है कि सरकारी लाभ के पद पर या सरकार में कोई गवर्नमेंट ऑफिस पे बैठा व्यक्ति किसी दूसरे देश से ना तो कोई उपहार ले सकता, ना कोई अलाउंस वगैरह या भत्ता वगैरह ले सकता, या कोई अन्य उसकी सुविधा वगैरह नहीं ले सकता। अगर वो ऐसा लेता है वो तभी ले पाएगा जब भारत का राष्ट्रपति से परमिशन उसको मिल जाएगी। जैसे बाहर वाले देशों से कई बार क्या होता है, यहाँ के व्यक्तियों को भी कुछ पुरस्कार वगैरह दिया जाता है, तो वो कब ले सकते हैं, वो जब राष्ट्रपति की परमिशन मिल जाती है। राष्ट्रपति अर्थात इंडिया का राष्ट्रपति जब परमिशन देता है तभी ये लिया जा सकता है। इंडिया का जब राष्ट्रपति परमिशन देता है तभी ये अपन को मिल सकता है। 1954 में भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की भारत सरकार ने, और ये 4 प्रकार के टाइटल शुरू किए थे। वो कौन कौन से थे, जैसे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री वगैरह। तो ये जो अभी मैंने बताया कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जो होता है वो इसमें अपवाद के रूप में है। पद्म पुरस्कार जो है वो इसमें अपवाद के रूप में है, ये इसमें शामिल नहीं होंगे। पद्म पुरस्कार और भारत रत्न, किसी को भारत रत्न मिलता है तो अपन उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि ये तो अनुच्छेद 18 का जिसमें कहा गया कि उपाधियों का अंत, तो वह उसमें नहीं आता, ये इनमें शामिल है। एक तरह से ये 4 पुरस्कार है, उसका एक अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार ने क्या किया है, इनका जिक्र अलग से कर दिया। आगे चल करके जब जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में, तो उसने क्या किया, इन उपाधियों का एक तरह से अंत कर दिया, मतलब ये जो टाइटल थे उनको ख़त्म कर दिया। और 1977 में क्या हुआ, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तब ये इनको क्या किया, इनका ख़त्म किया, ये जो पुरस्कार थे ना इनको ख़त्म कर दिया। लेकिन जैसे ही 1980 में वापस कांग्रेस आई, 1980 में जैसे ही वापस कांग्रेस आई, उसने क्या किया, वापस स्टार्ट कर दिया। तो वापस क्या किया, वापस स्टार्ट कर दिया। और अभी वर्तमान में, अब आपको पता ही है वर्तमान में भी क्या है, दिए ही जा रहे हैं ये पद्म पुरस्कार वगैरह। 96 में ये कोर्ट में चला गया मामला, और कोर्ट ने कहा कि ये भारत रत्न, पद्म पुरस्कार जो भी है ये क्या है, इसके मतलब एक तरह से अलंकरण या उपाधि में नहीं आते हैं, ये अलंकरण या उपाधि के रूप में नहीं आते हैं, इनको इस टाइप से अपन चैलेंज नहीं कर सकते। किसके तहत, अनुच्छेद 18 के उल्लंघन होने का मतलब इसका प्रावधान नहीं है। अर्थात ये जो पुरस्कार है ये उसका अपवाद के रूप में लिया जाए, ये एक तरह से क्या है, अपवाद के रूप में लिया जाए, इनका उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 18 है, उसका उल्लंघन के रूप में इन पुरस्कारों को नहीं देखा जाना चाहिए। तो अभी आज अपन ने एक मूल अधिकार है वो पढ़ लिया है, जिसमें अपन ने अनुच्छेद 14 से 18, तो अभी अपन ने क्या पढ़ा है, अनुच्छेद 14 से 18, जिसमें क्या था, समानता का या समता का अधिकार। क्या था, समता का अधिकार। तो समता का अधिकार या समानता का अधिकार, उसका अपन ने डिटेल में स्टडी की, और बाकी के अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में बाकी के जो मूल अधिकार है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे मूल अधिकारों को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।